जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। तो कंटिन्यू करते हैं अपना सफर मैथ्स का खिलाड़ी बनने का। कौन सा चैप्टर कंटिन्यूएशन में था? चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3। आपको मालूम है हम क्या ले रहे हैं? 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड की फुल मैथमेटिक्स ले रहे हैं। तो फुल मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे वीडियोस लगेंगे। तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी टच कर दिया होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो नोटबुक पेन लेकर तैयार हैं। लास्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में रेशनल नंबर के बारे में जो कुछ आपने पढ़ा उसके ऊपर आपने एक्सरसाइज सॉल्व की होमवर्क के तौर पे। ओके, लेकिन उसमें 2-4 सवाल आपके रह गए होंगे। क्यों रह गए? क्योंकि रेशनल नंबर्स की थोड़ी सी जानकारी अभी बाकी है। अब वो थोड़ी सी जानकारी भी कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा कि आप फुल एक्सरसाइज उसकी सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी सी जानकारी जो बाकी रह गई है उसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ टू कन्वर्ट a terminating and non-terminating recurring decimal into a fraction। यानी कि अब हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप बोलेंगे तो मुझे आता है, बहुत इजी है। अभी बताता हूं आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। आपको कन्वर्ट करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को भी। ये होते क्या हैं? देखिए एक एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल सही में आपको आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया 3.25। किसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल? उसको कहते हैं कि डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो जाता है यानी कि जिसकी वैल्यू कंप्लीट होती है आफ्टर डेसिमल, उस तरह के नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो इनको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको आता है, वाकई में आपको आता है। ये 3.25 था। 3.25 को हम लिख सकते हैं 3.25/1। तो अब हम क्या करेंगे? हमें डेसिमल हटाना है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल हटाना है तो डेसिमल हटा दिया। ऐसे कैसे हटा दिया? पिताजी का राज है क्या? डेसिमल हटाने की वजह से क्या हुआ? नीचे 1 के आगे 2 जीरोस लग गए। 2 जीरोस क्यों लग गए? क्योंकि राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल था, इसलिए नीचे 2 जीरोस आएंगे। अगर राइट साइड से 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल होता, जिस डेसिमल को हमने हटाया, तो 1 के आगे 3 जीरोस आते। राइट साइड से 1 प्लेस के बाद डेसिमल होता, जिस डेसिमल को हमने हटाया, तो 1 के आगे सिंगल जीरो आता। ओके, जितने प्लेसेस के बाद डेसिमल उतने जीरोस। अब इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। किससे कट हो रहा है? आता है आपको अच्छी तरह। 25 से कट हो रहा है डायरेक्ट। 25 बंदा 25, 25 बंदा 25, 7 बचा 75, 25 3 जा 75। और इसको भी 25 से कट करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर वाले को 25 से कर दिया कट और नीचे वाले को किसी और से कट कर दिया। कॉमन फैक्टर्स को कट करना है हमको। तो नीचे 100 को हमने 25 से डिवाइड किया क्योंकि हमने 325 को भी 25 से डिवाइड किया था। तो 100 को 25 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4। कन्वर्ट हो गया आपका ये डेसिमल फ्रैक्शन में। बहुत इजी है, आपको बहुत दिनों से, बहुत पहले से 8th में भी आता था, 7th में भी आता था, आपको अच्छी तरह आता है। लेकिन आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को अब हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम चलो एग्जांपल लेके करेंगे। चलो नॉन टर्मिनेटिंग पर लिख दूं यहाँ पे कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अगर हमारे पास इस तरह का डेसिमल ना हो जो कि टर्मिनेट होता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी हम 0.36 लिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल 0.366 के ऊपर रिपीटिशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जो ऊपर पॉइंट लग जाता है, इसका मतलब होता है कि ये हो गया आपका 0.3666 चलता चला जा रहा है। ये कभी एंड नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होता, बट दिस इज रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक सिस्टमेटिक रिपीटिशन इसके अंदर है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्योंकि रिकरिंग है मतलब रिपीटिशन है उसके अंदर, सिस्टमेटिक रिपीटिशन। अब इसको अगर हमें इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे और नीचे 1 के आगे जीरोस लगाएंगे। तो कितने जीरोस लगाएंगे? ये पॉइंट को हम कहां तक हटाएंगे? हम इस पॉइंट को डेसिमल इस कितने प्लेसेस पे मारेंगे? इस डेसिमल को हम
3 के बाद, 4 के बाद, 10 के बाद, 100 के बाद, कितने के बाद इस पॉइंट को हम मानेंगे उतने ही जीरो लगाएंगे। तो ये तो कभी एंड ही नहीं है, तो इनफाइनाइट जीरो लगाएंगे क्या? तो नॉट पॉसिबल। इस तरह से पॉइंट हटा के नीचे 1 के आगे जीरोस लगा के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड कुछ और है, देखिए सीखते हैं उस मेथड को। लेट हमने मान लिया ये कि n इक्वल टू दिस नंबर, ये जो नंबर था हमारा 0.36, पूरा ऐसे लिख दूं या ऐसे लिखूं? चलिए ऐसे लिख दूं 0.6666 ये। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बताता हूं आपको कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10, 10n, 10 इंटू n, LHS में हो गया। इधर हो गया जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेसिमल एक प्लेस राइट साइड की तरफ सरक गया। तो ये 0.36 था, तो ये हो गया 3.6। यहां से यहां आ गया हमारा डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि 10 के अंदर एक जीरो है, एक जीरो होने की वजह से एक प्लेस सरक गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 प्लेसेस राइट साइड में हमारा डेसिमल सरक जाता। तो ये 3.6 आती है आपको, ये बात तो आपको मालूम है। तो 3.6 तक रुका नहीं ना, इसके आगे क्या है? इसके आगे जो है वो तो रहेंगे ना 3.666666। तो ये अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो परेशान हमें करने वाले नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो कौन से हैं? ये 6666 जो चले चले जा रहे हैं, इनकी वजह से तो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा परेशान तो ये कर रहे हैं। तो हमें इनको एलिमिनेट करना है, इनके साथ कुश्ती लड़नी है, उठा के इनको पटक देना है। तो पटकने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, पूरा लिख देता हूं, चलो। सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस कर दी। तो 2 में से 1 माइनस की तो 10n, इधर हो गया 10n माइनस n। इधर क्या हो गया, आ गया मजा, ये हो गया मजा। ये जो हमसे पंगा ले रहा था ना 0.666666, अब इसकी हम करने वाले हैं ऐसे की तैसी, ठीक है। 3.6666 कहां हुई? ये तो अभी भी वैसा का वैसे ही है। अरे अभी तो है, लेकिन इसके आगे क्या होगा बछुआ? 0.366666 अभी भी है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर भी उतना ही है और इधर भी उतना ही है। तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये 10n में से n गए तो ये बच गया 9n। और अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो जितने भी 0.666666 थे उनमें से 0.666666 सब माइनस हो गए, तो सब जीरो हो गए। 6 में से 6 माइनस, 100 में भी अगर देखेंगे 365 में भी देखेंगे और 1006 भी देखेंगे तो उस 6 में से इसका 1006 माइनस हो जाएगा, इसके 99 6 में से इसका 99 6 माइनस हो जाएगा, इसके 4 6 में से इसका 4 6 माइनस हो जाएगा, सारे के सारे 6 माइनस हो जाएंगे, सिर्फ एक बच जाएगा। ये अभी कौन सा, फर्स्ट वाला बच जाएगा, देखिए। तो ये 6 तो माइनस हो गए, लेकिन ये जो डेसिमल के जस्ट बाद जो 6 था इसमें से 6 माइनस नहीं हो रहा, इस वाले 6 में से 6 माइनस नहीं हो रहा। तो क्या माइनस हो रहा है, इस वाले 6 में से ये 3 माइनस हो रहा है, बाकी इन सारे आगे के 6 में से ये सारे आगे के 6 माइनस हो रहे हैं। तो ये सब तो आगे के 0 0 0 0 हो गए, और इस 6 में से जब ये 3 माइनस हुआ तो ये हो गया 3 पॉइंट के बाद। आगे ना बात समझ में, कुछ कठिन नहीं है इसमें। और इस वाले 3 में से पॉइंट के इधर क्या हो गया, पॉइंट से पहले इस ये 3 था, इधर 0 था, इस वाले 3 में से ये 0 माइनस हो गया, ये हो गया 3। तो इन दोनों को माइनस करने पर आ गया 3.3। तो अब हमारा जो परेशान करने वाला 6666 था, जो बहुत पंगे ले रहा था, हमसे उलझ रहा था, बिना बात के उलझ रहा था, पता नहीं क्यों उलझ रहा था, उठा दिया उसको, फेंक दिया उसको उठा के। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास अब तो वैसा बच गया, कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप नंबर बच गया। तो 9n इक्वल टू इतना, तो n इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें n की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n को ही तो हमने एज्यूम किया है दैट n इक्वल टू दिस, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शंस में। अब यहाँ पे आ गए n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 3.3 अपॉन 9 इधर गया 9, आ गया मजा। अब हम इसको पॉइंट उड़ाना तो हमको आता ही है, हम बहुत होशियार हैं, यही पे उड़ा देते, चलो ये उड़ा दिया। तो ये 0 नीचे आ गया है, क्योंकि 1 के बाद
डेसिमल था, तो एक 0 यहाँ पे हमारा आ गया, हमने इसको कट कर दिया, ये कट हो रहा है 3 से कट हो रहा है, 3 से 11 और ये 3 से कट हो गया 30 हो गया, 11/30 कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया? हाउ टू कन्वर्ट अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। दोनों ही तरह के डेसिमल्स हम कन्वर्ट करना सीखे। एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं। ये एक टाइप का हो गया कि 0.6666 था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे, उससे आप समझ जाएंगे। एक नंबर रिपीट होगा तो क्या करेंगे, 2 नंबर रिपीट होंगे तो क्या करेंगे, 3 नंबर्स का सेट रिपीट होगा तब क्या करेंगे, 7 नंबर्स का 6 नंबर्स का सेट रिपीट होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस सीख जाएंगे अगर हमने एक एग्जांपल अलग टाइप का और ले लिया। सेकंड एग्जांपल अब हमने लिया दूसरा जिसमें 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। हमने ले लिया ये नंबर 1.27 बार। यहाँ पे बार का मतलब क्या हो गया, 27 रिपीट होगा पॉइंट के बाद। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1.27। इसका मतलब क्या हुआ, 1.27 सो ऑन। लेट प्रोसेस वही है, n इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करना है ना हमको, तो n इक्वल टू 1.27 बार। इस बार हम डायरेक्ट बार लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाइंग क्या था, मल्टीप्लाइंग बाई 10। यहां पे मल्टीप्लाई बाई 10 नहीं आएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 यहां पे नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमारा सिर्फ सिंगल डिजिट था जो कि रिपीट हो रहा था सिस्टमेटिकली। यहाँ पे 2 हैं जो कि सिस्टमेटिकली रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स का सेट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स का। तो अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100। आया मतलब, आगे बात समझ में। तो जब 3 नंबर्स का सेट सिस्टमेटिकली रिपीट हो रहा होगा तब ऐसे नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 करना पड़ेगा। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के आगे उतने ही 0 रख देंगे, उतने से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे का प्रोसेस सब कुछ वैसा का वैसा ही, सिर्फ एक चेंज है कि 0 उतने ही लगेंगे 1 के आगे जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जितने प्लेसेस के बाद, मतलब जितना ये डेसिमल के बाद जो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो 100 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो n को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100n। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया, डेसिमल, ये जो हमारा डेसिमल था वो कितने प्लेसेस सरक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट। जितने 1 के आगे 0 होते हैं उतने ही प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा उठ के 2 प्लेसेस, 2 0 हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल। तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 127। इधर आ गया 127 के बाद आ गया पॉइंट 127। ये 127 इधर था, 1.27 था, 127 के बाद आ गया पॉइंट आ रहा, तो ये आ गया यहाँ पे पॉइंट। इसके आगे क्या रह गया, इसके बाद आगे भी 27 बार है, ये 27 है, इसके आगे भी 27 है। इसके आगे का प्रोसेस आप समझ गए, आपकी आंखें चमक गई कि मुझे इसके बाद क्या करना है। अब 27 है तो इस 27 को उठा के फेंकना है। कैसे फेंकना है आपको आ गया समझ में। 2 इक्वेशन डायरेक्ट लेता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हो गया 100n माइनस n इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार। ओके ना। अब बार बार वाले माइनस हो गए, इधर आ गया 99n, बच गया 1। ये पॉइंट के बाद जितना भी था वो सब माइनस हो गया। पॉइंट के बाद 27 अभी भी इसमें भी पॉइंट के बाद 27 है, सबका सब माइनस हो गया। बचा इधर 127 और इधर बचा 1, तो 127 माइनस 1 हो गया, 127 माइनस 1 हो गया 126। और अब ये कन्वर्ट हो गया एक ही बार में, n इक्वल टू 126/99। कॉमन फैक्टर्स को कट कर देंगे, 9 से कट हो रहा है, ओके 9 से कट हो रहा है, 9 1 9 3 36, 9 4 36, और यहाँ पे हो गया 9 11 99। आगे मतलब हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कन्वर्ट हो गया हमारा
फ्रैक्शंस में दोनों तरह के नंबर्स हम कन्वर्ट करना सीख गए। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, हमें डिवीजन करना नहीं है। बिना डिवीजन करे ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो एग्जांपल्स लेके हम इसको समझेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। तो यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में सॉल्व नहीं हो पाई होंगी, बाकी तो सारी आपने सॉल्व कर ली होंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया था। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हम डिवीजन करेंगे ही नहीं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 17/50। 17/50 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म्स में चेक करना है। सभी नंबर्स को हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखकर चेक करना है कि ये नंबर्स उस फॉर्म में बैठ रहे हैं कि नहीं। देखिए कैसे, कौन सी फॉर्म है वो, 17 को तो ऐसे रख दिया। हमें मतलब न्यूमरेटर से नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर्स को हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है। 2 × 5, इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे डिनोमिनेटर के। ओके, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 50 के, 2 × 5 × 5, तो क्या हो गया ये नंबर हमारा 17 अपॉन, इसको हम लिखेंगे 2 को 2⁻1, 2⁻1 एंड 5 को हम लिखेंगे, क्या है 5 × 5 है, तो हो गया ये 5² 5⁻2। ये हमारी फॉर्म कौन सी आ गई, ये हमारी फॉर्म आ जाती है, इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म, डिनोमिनेटर हमारा आ गया यहाँ पे 2m × 5n की फॉर्म में। अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। और अगर इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं डिनोमिनेटर को, इसके साथ और भी कुछ नंबर्स रह जाते हैं, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो 2m 5n का मतलब क्या है, यहाँ पे m और n क्या है, m and n belongs to w क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स में कौन कौन से आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, m और n की वैल्यू। तो 2 ये वाली फॉर्म आ गई, 2:1 5:2। इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग हो गया ये। और सेकंड वन हमारा एग्जांपल क्या था, हम उसको भी इसी तरह इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे, इसी फॉर्म में। तो क्या है हमारा 7/8, 7/8 को हम लिखेंगे, न्यूमरेटर से कुछ लेना देना है नहीं, डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2⁻3, 2 × 2 × 2, तो ये हो गया हमारा 2⁻3, 2 × 2 × 2 हो गया 8। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या ये वाली फॉर्म है, इसमें 5 था ही नहीं, 5 नहीं है तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म नहीं है होल नंबर है, यानी कि पावर 0 भी हो सकती है। यहां पे आप देखेंगे 7/2⁻3 × 5⁻0 है, ये किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। 5⁻0 5⁻0 का मतलब हो गया 1। 2⁻3 × 1, अगर यहाँ पे किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए, 6 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो ये फॉर्म आ गई 2m × 5n वाली फॉर्म यहाँ पे आ गई। तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। थर्ड एग्जांपल चेक करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। थर्ड एग्जांपल क्या है हमारा 23/72 आ गया ये 9 वाला तो ये नहीं होगा। देखिए 23/72 2⁻3 × 3⁻2, कैसे 2 × 2 × 2, ये हो गया 8। 72 क्या होता है 8 × 9, 8 × 9 लिख सकते हैं ना, 8 9 72, तो ये तो हो गया 8। 2 × 2 × 2 ये हो गया 9, 3 × 3, तो ये फॉर्म कैसे कौन सी हो गई, इसको हम लिख सकते हैं। अभी आपको हम जबरदस्ती इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश से होगा क्या, है तो नहीं इस फॉर्म में। 2⁻3 हमने कहा था ना 0 भी हो सकती है, चलो लिख दिया भी 0 भी। 5⁻0, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास 3⁻2 भी तो बच गया,
तो 2m इंटू 5n की फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके अलावा दूसरे भी बच गए। डिनोमिनेटर इसका 2m 5n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, आगे बात समझ में। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे ये जानेंगे कि पर्टिकुलर जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो ये इसका प्रोसेस है। इस फॉर्म को हम चेक करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में कन्वर्टेबल है या नहीं। कन्वर्टेबल है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज और आ गई इसमें, बाकी रेशनल नंबर हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। ये एक चीज जो रह गई है वो एक्चुअली रह नहीं गई है, हो तो गई है लेकिन फिर भी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होगी, इसलिए हो सकता है एक आध सवाल आपका इस वजह से भी छूट गया हो एक्सरसाइज 1A में से। तो ये क्या है, विच ऑफ द रेशनल नंबर्स, लिख देता हूं, विच नंबर्स कौन से लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम इस पॉइंट को समझ लेंगे। 3/5 एंड 5/7 इज ग्रेटर। हमें चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें से ग्रेटर कौन है। तो क्या हम डिवाइड कर करके देखते रहे, डिवाइड करके नहीं देखना है, डिवाइड करके देखते रहेंगे। अगर ये तो छोटे छोटे नंबर है, अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो उनको क्या डिवाइड करके देखते रहेंगे, नहीं। इसका प्रोसेस है हमारे पास, हम इस प्रोसेस को, उस मेथड को हम सीख चुके हैं, लेकिन उस मेथड से हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी, तो अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको देख लेते हैं। तो किस तरह से करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी थी रेशनल नंबर्स की कुछ। तो कोई नंबर कंपैरेटिव साइन, कोई भी नंबर बड़ा है या इक्वल है एक दूसरे से, कोई भी दो नंबर्स में से एक नंबर दूसरे से बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी, और अभी तो हमें पता नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या हो सकता है इक्वल हो, तो हम तीनों ही साइन लगा देते हैं फिलहाल। 3/5 इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, इन तीनों में से कुछ होगा। 5/7, 3/5 5/7 के या तो लेस देन है या इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, अभी हमें नहीं पता। तो कैसे करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी कंपैरेटिव साइन बीच में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा। तो 3 × 7, साइन अभी भी यही है क्योंकि अभी भी हमको नहीं पता कि ग्रेटर है कि लेस देन है कि इक्वल टू है। तो इसके बाद 3 × 7 इसका न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मालूम है ना, और इसको इससे 5 × 5, तो 3 × 7 होता है 21। चलो मान दिया, क्या मैं अभी भी समझ में नहीं आया, समझ में आ गया। 5 × 5 25। अब हमें पता है कि 21 इज लेस देन 25, ये तो हमें पता है। तो बस जब ये पता है तो पता चल गया उन दोनों में से कौन सा बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 इज लेस देन 25 का मतलब क्या हुआ, इधर वाला जो था 3/5 वाज लेस देन 5/7। सवाल तो मैंने बताया था कि हम कभी भी जो आंसर है वो उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में सवाल पूछा गया है। तो सवाल ये नहीं पूछा गया कि कौन सा स्मॉलर है, सवाल क्या पूछा गया है, कौन सा ग्रेटर है, तो उसी फॉर्म में इसको उल्टा कर देंगे। इट मींस 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। तो इस तरह से पूरे तीनों साइंस लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है कि इक्वल हो रहा है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। ये दैट्स ऑल अबाउट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इररेशनल नंबर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे और उसके बारे में। अभी ये इसके ऊपर आपके पूरी की पूरी एक्सरसाइज रेशनल नंबर की सॉल्व हो जाएगी। इररेशनल नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमें इररेशनल नंबर की समझनी है। तो हम चलते हैं इररेशनल नंबर की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं इररेशनल नंबर्स। ओके, इररेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के, नंबर 1 यानी कि हम ए पार्ट हमने इसमें डाल दिया, द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एटसेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, nth रूट्स, 5th रूट, 4th रूट, कोई भी रूट are irrational if their exact values can't be obtained. ओके, तो अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि वो नंबर अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट क्यूब नहीं है एटसेट्रा, तो वो जो नंबर होगा वो इररेशनल होगा। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझ लेंगे। देखिए, अगर हमारा नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ m,
is irrational if m is not complete स्क्वायर। अगर m कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो m का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। सिमिलरली m का क्यूब रूट, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट ऑफ m। ये 3 रूट m नहीं लिखा हुआ है, 3 रूट m लिखेंगे तो बड़ा सा 3 बनाएंगे, 3 रूट m, ये 3 रूट m नहीं है, क्यूब रूट ऑफ m है। ये इस तरह से स्क्वायर रूट जैसा साइन लगाने के बाद यहाँ पे छोटा सा 3 लिखेंगे, छोटा सा, तब इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट लिखने का तरीका, क्यूब रूट ऑफ m। क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल if m is not complete cube। क्यूब रूट ऑफ m इरेशनल होगा अगर m कंप्लीट क्यूब नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ m इरेशनल होगा अगर m कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, एटसेट्रा। इसी तरह से 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, nth रूट, कोई सा भी रूट अगर हम निकालेंगे, यानी कि अगर उसका n पावर इसके ऊपर चढ़ा दें और वो कंप्लीट नंबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट क्यूब नहीं है, तो फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एटसेट्रा ये सब इरेशनल होंगे। ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप, दूसरी पहचान क्या है इरेशनल नंबर की? सेकंड टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम क्या देख रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग था हमारा, लेकिन इसमें और भी कुछ है। नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा लिख देता हूं पहले। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, एंड ऑल्सो नॉन रिकरिंग, सिस्टमेटिक रिपीटिशन भी नहीं है उसके बाद। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं, जिसको पॉइंट के बाद, जैसे कि है हमारे पास नंबर 4.267812324987, कोई भी नंबर कभी भी आ रहा है, सिस्टमेटिक रिपीटिशन नहीं है और वो कभी एंड भी नहीं हो रहा। पाई, पाई क्या होता है? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एंड उसी सर्किल का डायामीटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है पाई। दिस इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, लेकिन 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3.14 इरेशनल है। देखिए हमने कहां तक कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, कैलकुलेट किया, कॉपी में 1415 चलता चला जाएगा, कहीं तक भी ले लो चलता चला जाएगा, उसमें कोई सिस्टमेटिक रिपीटिशन नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। ये है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो ये चलती चली जाएगी। ये एक इरेशनल नंबर है। इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन में जो साइन है, ये पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22। इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये लिख दें कि ये है क्या, ये जो वैल्यू आई वो किस तरह की वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई हमारी, दिस इज एन इरेशनल नंबर। एंड हम जो कैलकुलेशन के लिए हम पाई की वैल्यू लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इस तरह का साइन, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, बट पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, चलिए आगे लेते हैं इसको। चलिए प्रॉपर्टीज लेते हैं इरेशनल नंबर्स की। नंबर 1, √3 प्लस √5 दोनों इरेशनल है। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो ये 3 और प्लस 5 कितना होता है? 3 + 5 होता है 8, तो √3 प्लस √5 इक्वल टू √8। ठीक है, ठीक है ना, 3 + 5 8, तो √3 प्लस √5 √8। √3 प्लस √5 इज नॉट इक्वल टू √8। इस तरह से इसमें प्लस नहीं होता। सिमिलरली डिफरेंस इस तरह से नहीं होता। √7 माइनस √2 इक्वल टू √5, 7 - 2 5, बट √7 माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू √5। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसे हम एग्जांपल लेके, ये नंबर्स लेके हम इसकी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं कि इस तरह से प्लस इरेशनल नंबर्स में नहीं होता, इस तरह से डिफरेंस भी इरेशनल नंबर में नहीं होता। तो फिर क्या होता है? √3 प्लस √3 दोनों सेम है, तो ये तो अलग अलग थे, दोनों सेम है तो
3 और 3 6 नहीं हो सकता ना, ये तो ऐसे ही हो गया। √3 प्लस √5, अगर √8 नहीं हो सकता तो √3 प्लस √3 इक्वल टू √6 नहीं हो सकता, बल्कि बट √3 प्लस √3 इक्वल टू 2√3, मैंगो प्लस मैंगो इक्वल टू 2 मैंगोज। ओके, अमरूद प्लस अमरूद 2 अमरूद, √3 प्लस √3 2 इंटू √3 यानी कि 2√3। एंड ऑल्सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया √3 का स्क्वायर, तो 3 का अंडर रूट भी लिया और उसी का फिर स्क्वायर भी कर दिया, तो यानी कि कैंसिल हो गया। पहले उसका स्क्वायर रूट लिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया तो वो नंबर ही आ जाएगा 3। तो थर्ड प्रॉपर्टी 5 अपॉन अंडर रूट 5, कोई भी नंबर, ये नंबर हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 5 की जगह 3 हो सकता है, ये 3 की जगह 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन ये सेम वाला केस है, ये सेम वाला केस है। 5 अपॉन जो ऊपर है उसी का अंडर रूट नीचे है, तो क्या होगा 5 अपॉन अंडर रूट 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। कैसे? इसको हम इस तरह से थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो 5 है √3 इंटू √3 इंटू इक्वल टू 3 होता है, इसी तरह से 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 इंटू √5 हो जाएगा कि नहीं? इसको हमने ये लिख दिया और नीचे क्या है √5, तो √5 अपॉन ये 5 अपॉन √5 को हमने लिख दिया √5 इंटू √5 अपॉन √5। अब ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, बचा क्या √5 आ गया कि नहीं? इस तरह से। अब ये इस तरह से देखो, ये जो इसके फैक्टर्स करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 48 है, तो 48 के अंदर फैक्टर्स किए तो स्क्वायर रूट के अंदर उन फैक्टर्स को लिख सकते हैं। 48 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट के ऊपर की जगह पे स्क्वायर रूट लिख रहे हैं। 48 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 8 हो गया और इंटू 2 क्या कर दिया 16 हो गया, 16 3 जा 48 हो गया कि नहीं? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इन सबको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इनको इसका मतलब क्या होता है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 4 टाइम्स तो हो गया √2, उसके बाद हो गया इंटू √3, तो ये √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 हो गया 2, ये भी √2 इंटू √2 हो गया 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 इंटू 2 4 एंड दिस इज 4 रूट क्या हो जाएगा ये 4√3। तो इस तरह की जब भी कैलकुलेशन हमारी आएंगी तो इनमें से कुछ आएंगी, कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, कभी कैंसिल करना होगा, कभी मल्टीप्लाई करना होगा, कभी स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, ये करना होगा। तो ये सब कैलकुलेशंस इस तरह से हमारी इररेशनल नंबर्स की हो जाएंगी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन लिखा हुआ मिला है, यहाँ पे क्या खुद ही लिखा है, लिखा हुआ क्या मिला है, शो दैट √2 इज इररेशनल, इट्स एन इररेशनल नंबर, शो दैट। तो किस तरह शो करेंगे इसको, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखते हैं ये रेशनल है कि इररेशनल है, कितनी ताकत है हमारी, कहां तक स्क्वायर रूट निकालेंगे, पढ़ के निकालो कैसे। 1 1 जा 1, अब ये 2 है, 2 2 जा करेंगे तो 4 हो जाएगा, जितना यहाँ उतना यहाँ, 1 1 जा करेंगे, 2 1 जा नहीं करेंगे, 2 2 जा करेंगे फिर, ठीक है, तो 2 2 जा हो रहा है ज्यादा, तो 1 1 जा 1 आएगा यहाँ पे, तो माइनस किया तो 1 हो गया, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाने के बाद 0 बढ़ता है, कितने 0, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हर काम डबल में चलता है, जोड़िए, तो 2 0 हो गए, तो ये 1 है, इस 1 का डबल यहाँ पे लिख देंगे 2, जो ऊपर आता है उसका डबल यहाँ पे आ जाता है 2। अब यहाँ पे फिर से जितना यहाँ पे आएगा उतने सही मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो 22 2 जा करेंगे या 23 3 जा करेंगे, मैक्सिमम 100 से छोटा या 100 के इक्वल कौन सा नंबर आ सकता है, 24 आ सकता है, 24 इंटू 4, 24 इंटू 5 नहीं कर सकते, 22 इंटू 3 नहीं कर सकते, 25 इंटू 4 नहीं कर सकते, 25 इंटू 4 करते तो 100 ही आ जाता, लेकिन 25 इंटू 4 नहीं कर सकते, 25 करेंगे तो इंटू 5 ही करेंगे, इसलिए 24 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, 24 इंटू 4 हो गया 96, ये 96 हो गया, माइनस किया बचा 4, डेसिमल की वजह से 2 0 आ गए, फिर से हर बार 2 0 आएंगे। यहाँ पे जो 14 है डेसिमल को भूल जाएंगे, 14 का डबल यहाँ पे लिख देंगे 28, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ऊपर वाले का डबल यहाँ पे, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं इसको कि ये जो 24 है इस 24 में नया वाला 4 ऐड कर दिया, सेम आएगा वही 24 प्लस 4 28 आएगा, या फिर क्या करेंगे 14 का डबल कर देंगे 28 आएगा। अब फिर से हम टेबल पढ़ेंगे,
अगर 282 टू जा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 से बड़ा हो जाएगा, 550 के भी ऊपर चला जाएगा। तो ये आएगा हमारा एक ही बार जाएगा, 281 बन जा 281, इसको माइनस करेंगे 9 में से एरिया 1 और 119 के आगे 2 0, ठीक है। अब फिर से हम उसका डबल करेंगे, सबसे ऊपर वाला क्या लिखा है, डबल कर लो, जब इसमें वो 1 ऐड कर दो 28, ये इजी है, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें लास्ट वाला ऐड कर दिया 1, 281 था तो 282 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही कि जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, या तो 2823 3 जा, या फिर 2825 5 जा, या फिर 2824 4 जा, या फिर 2829 9 जा। तो करके देखेंगे तो हमारा जो सही बैठ रहा है वो बैठ रहा है 2824 4 जा, 4 जा आ गया तो कभी मारूंगे मतलब हो गया 119 के बाद 11296 11296 आ गया। 4 का सब्जेक्ट करिए, 4 4 जा 16, इस तरह से 16 का क्या रहेगा, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये हमारा नंबर इस तरह का आएगा। तो ये आ गया, तो इसके बाद आ गया, इसको माइनस किया तो हमारा 604, इसके बाद हमने फिर से डबल 0 लगा दिया, पॉइंट लगा हुआ है तो डबल 0 लग गया, फिर से हम इसमें ये लास्ट वाला ऐड कर देंगे तो 2824 था, ये हो जाएगा 8, 2828। अब हमारा नंबर आएगा, फिर हमारा जाएगा ये 4142, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स गया तो ये हो गया 2 2 जा 4 8 8 16 का 6 कैरी ओवर 1 2 2 4 and 1 5 and 8 8 16 का 6 1 5 हो गया। तो इसी तरह से हम करते चले जाएंगे, ये आता चला जाएगा, पहले 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, पहले तो 4 के बाद 1 आया था, 4 के बाद 2 आया, आगे देखेंगे कुछ और आएगा, ये माइनस होता चला जाएगा और ये नंबर्स कभी ऐड नहीं होंगे। तो ये प्रूव हो गया कि इट्स एन इररेशनल नंबर, ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज इररेशनल नंबर। अब देखिए एक मेथड, कुछ इस मेथड में मजा नहीं आया, हमने कहा था कि शो दैट, एक नंबर दिया था और कहा था कि शो करो किसका स्क्वायर रूट इररेशनल है, तुमने स्क्वायर रूट निकाल के देख लिया, ये भी कोई बात हुई है, ये तो हमारी का काम हो रहा है, इतना सारा स्क्वायर रूट निकालते रहेंगे, ये तो 2 था, अब बड़ा नंबर होगा तो फिर और मुश्किल, मतलब सबका स्क्वायर रूट निकाल के देखते रहेंगे क्या। तो कोई ऐसा मेथड हमारे पास होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए बिना हम प्रूव कर सकें कि दिस नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज इररेशनल। तो ऐसा कोई मेथड होना चाहिए, तो ऐसा नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड हम लेते हैं। ओके, सो ऑल्टरनेटिव मेथड, इसी काम का ऑल्टरनेटिव मेथड कि हमें प्रूव करना है कि √2 इररेशनल है। बड़ा ही मजेदार मेथड, हमने मान लिया कि √2 रेशनल है, हमें प्रूफ क्या करना है कि √2 इररेशनल है, हम मान के बैठ गए कि वो रेशनल है, तब देखते हैं क्या होगा। हमने इसको रेशनल मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर्स को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a एंड b इंटीजर्स हैं, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मैं लिख देता हूं, चलो a p belongs to z and b cannot be equal to 0, इस तरह का ये a एंड b होना चाहिए। तो √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो रेशनल है, हमने तो मान लिया कि ये रेशनल है, तो फिर a इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लेके गए तो LHS की जगह RHS की जगह LHS पलट सकते हैं, तो a इक्वल हो गया √2b, इसका स्क्वायर कर दिया पूरी इक्वेशन का, तो ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल, ये इंटीजर है ना, तो इसके साथ जो 2 है इसका मतलब 2 इसका एक फैक्टर हो गया a स्क्वायर का, ये 2 इंटू बी स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया 2, इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। कौन सा नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। ये हर नंबर पे लागू नहीं होता कि किसी नंबर का स्क्वायर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सबके लिए नहीं है, लेकिन 2 के लिए है, 3 के लिए, कुछ नंबर्स के लिए है। 2 के लिए ये रूल है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि a का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमारी बड़ी मजेदार एक इक्वेशन आ गई।
ये आ गया भाई एक क्वेश्चन, बाबा मजा आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये लेंगे कि जो हमारी वैल्यू थी, हमने इसको मान लिया क्योंकि ये, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है ना वो a का एक फैक्टर हो गया, तो हमने इसको मान लिया कि a इज इक्वल टू 2c। एक नया हमने ये वेरिएबल ले लिया कि a इक्वल टू 2c, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है a का, a इक्वल टू 2c ले लिया। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अभी हमने वो एज्यूम किया था उसका स्क्वायर कर दिया था, ये लिया इसका भी स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायर ही कर जा रहे हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर लिख दिया हमने a स्क्वायर की जगह, 4c स्क्वायर, 2 से ये 4 को कट किया 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2c स्क्वायर। वंस अगेन वही बात आ गई, तो b स्क्वायर का एक फैक्टर है 2, इसका मतलब b इज डिविजिबल बाय 2। इट मींस सॉरी, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। तो जिस तरह से a प्रूफ किया था उसी तरह से b का प्रूफ कर रहे हैं कि b स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, तो फिर b का भी एक फैक्टर 2 होगा, यानी कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि a इज डिविजिबल बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, b इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से पता चलता है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर। आया मजा? 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों में है 2 दोनों का फैक्टर है, हमने यहाँ पे देखा। बट no common factor is possible in case of rational numbers। हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया था स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का एक कॉमन फैक्टर निकला। जब हमने रेशनल नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज लेकर चले, कैलकुलेशन लगाई, तो रेशनल नंबर को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाला जो इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, यानी कि रेशनल नंबर को, हमने रेशनल एज्यूम किया था इसको, तो रेशनल नंबर को हम a अपॉन b यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसके हिसाब से कैलकुलेशंस लेते हुए चले और हमने आगे जाके देखा कि अरे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को तो ये फुलफिल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर्स में a अपॉन b के इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में जब हम लेके चलते हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जो कि a एंड b हमने एज्यूम किए हैं, उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। यहाँ एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया हमारा कि 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था। तो इट मींस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। यहाँ से यहाँ पे क्या, हम आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग रिजल्ट आया तो हमने एजम्पशन रॉन्ग लिया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो कुछ रॉन्ग किया नहीं है, तो एजम्पशन ही रॉन्ग होगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इट मींस देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। प्रूफ हो गया, ये हमें इस तरह से प्रूफ करना था, हमने 2 तरीके से इसको प्रूफ किया। देखा जाए तो जो पहला वाला मेथड था वो जरा बच्चों वाला मेथड था और पूरी तरह से प्रूफ हुआ नहीं। क्यों प्रूफ नहीं हुआ, हमने कैलकुलेशन निकाल के दिखा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल के दिखा दिया। क्या हर नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल के दिखाते रहेंगे, और कहां तक निकालेंगे? हमने डेसिमल के 4-5 प्लेसेस तक ही तो कैलकुलेट किया है, क्या पता 10, 20, 50 प्लेसेस के बाद ये रिकरिंग हो, रिपीट हो रहा हो, नहीं मालूम ना, तो फिर ये पूरी तरह से प्रूफ हुआ नहीं। हमारी वाला बच्चों वाला मेथड था ये। तो एक प्रोसेस से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, जो कि हम इस मेथड में चले। इस मेथड में सबसे मजेदार काम हमने क्या किया कि उल्टा अजम्पशन ले लिया। हमें रूट 2 इर्रेशनल प्रूफ करना था, तो रेशनल मान के चले, कैलकुलेशन लगाया, तो आगे चल के देखा कि ये तो रेशनल निकला ही नहीं, तो रेशनल नहीं निकला, तो इर्रेशनल है। ओके, तो इस तरह से हमने प्रूफ किया स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से हम किसी और नंबर को भी प्रूफ कर सकते हैं, जो भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, इसी प्रोसेस से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये इर्रेशनल है। रेशनल मान के चलेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में फुलफिल हो नहीं रहा है, तो फिर पता चलेगा कि वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को भी, इन सबको हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी इसी प्रोसेस से हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो इर्रेशनल है। अब दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स की जितनी भी अभी आपने प्रॉपर्टीज सीखी उसके ऊपर होमवर्क, आप इसके ऊपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बहुत सारे सम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सभी सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि अभी इर्रेशनल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बाकी हैं, वो पढ़ेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो नंबर 4 पार्ट 4 में।
और तब तक क्या करेंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो अब आपसे पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। एक आध कोई ट्रिकी प्रॉब्लम रह गई तो वो तो मैं बताने वाला हूं ही। और तब तक एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं, एक दूसरे को पढ़ाइए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे को पढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मेरे साथ आप पढ़ते जाएंगे आपकी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।